इसमें मेजर 2-3 चीज़ें थी, और अगर मैं उसको जल्दी से हाईलाइट कर दूं तो एक कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे, स्ट्रेन एनर्जी। ये जैसे आप टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या लें, ठीक है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। और दूसरा था जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा था स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, और इसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये दो मेजर चीजें थी। इसके अलावा जो है वो एक एक बड़ी अहम चीज है, वो क्या है कि जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं, ये आपको जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, एक स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम, लेट्स से अगर इस तरह की डायग्राम हो, तो जो एरिया यील्ड लिमिट तक या जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, जिसको ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। कौन सा एरिया, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं ब्लू के साथ, तो ये वाला एरिया, ठीक है, इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ तक का एरिया ले लूँ, तो जो टोटल एरिया बनता है इसका पूरा, इस पूरे कर्व के अंदर, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ठीक है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर यील्ड लिमिट तक का जो एरिया होगा, इसे हम मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टोटल एरिया होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ये 0 है और टिल पॉइंट, कोई भी आप इसको बी कह सकते हैं, क्या कोई भी कह ले, इस पॉइंट से जो टोटल एरिया कर्व के अंदर आ रहा है, इसको हम मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होती है, मॉडुलस ऑफ टफनेस जो होती है, इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस बेसिकली करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है, किसी भी मटेरियल में जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है डिफॉर्म करने के अगेंस्ट, या जब उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो जब वो डिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको हम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। यानी कि वो जो आप क्या कह लें कि जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है डिफॉर्म करने की, वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होती है। या जो एरिया होता है, ये टोटल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है अनटिल इट फाइनली गोज स्टार्ट यील्डिंग, उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। अगर ये यील्ड होने पे या डिफॉर्म होने में जो ये रेजिस्टेंस शो करता है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और फेलियर तक जो मैक्सिमम एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, उसे मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं, ठीक है। फेलियर तक यानी कि अगर मटेरियल आपका इस पॉइंट तक पहुंच जाए, तो ये डेफिनेटली इसको हम अमूमन रप्चर पॉइंट कहते हैं। रप्चर मतलब ब्रेकेज पॉइंट। तो एट ब्रेकेज जो मैक्सिमम एनर्जी मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, वो एरिया अंडर द कर्व होती है, और वो एनर्जी जो होती है वो कहलाती है मॉडुलस ऑफ टफनेस। मैंने थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसको मैं न्यूमेरिकल से कॉन्टेक्स्ट से भी आपको थोड़ा सा बता था कि थोड़ा सा आपके दिमाग में ये रिफ्रेश हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे पहले। सो आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर से रिलेटेड। सो इससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ डायरेक्ट जंप कर देंगे। और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ओके यस, एनर्जी डेंसिटी फॉर जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपके दिमाग में अगर आप थोड़ा सा देर में लेके आए, जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या थी, हमारे पास अगर एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर वी हैव सिग्मा एक्स, वी हैव सिग्मा वाई, वी हैव सिग्मा जेड। इसी तरीके से हमें पता है कि इसके ऊपर shear स्ट्रेसेस होती हैं, इस तरह इसके फेस पे भी shear स्ट्रेसेस होती हैं, इस तरह यहाँ पे shear स्ट्रेसेस होती हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे shear स्ट्रेसेस होती हैं, यहाँ पे shear स्ट्रेसेस होती हैं, इस तरह इसके फेस पे भी इस तरह shear स्ट्रेस होती है, इस तरह उस फेस पे भी shear स्ट्रेस होती है। सो बेसिकली
जो अगर एक जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब ये है कि हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस हैं, तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का जो सिंपलेस्ट रिलेशन है वो बेसिकली क्या होता है, और ये मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस के रिलेशन में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी लेता हूँ यील्डिंग तक, ये आप नजर में रखना कि ये जो स्टेट है ये तब तक है जब मटेरियल यील्ड ना करे, या अप टिल यील्ड कह लें आप। सो अगर मैं थोड़ा सा प्रोपोर्शनल लिमिट तक या यील्ड से पहले तक इसको ड्रॉ करूं, तो अगर आप गौर करें, इसको बहुत गौर से देखें, ये एक ट्राइंगल बनती है, ठीक है। इस ट्राइंगल के एरिया को हम यू कहते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास ई एक्स होता है और ये आपके पास सिग्मा एक्स होता है। मतलब ये है कि ये इसकी स्ट्रेस की वैल्यू और स्ट्रेन की वैल्यू, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, आप कोई भी ले लें, मतलब सिंपल ट्रायंगल का एरिया होता है। सो ये वो एरिया लिखा हुआ, अगर आप गौर करें तो ये वो एरिया लिखा हुआ, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये है ट्रायंगल का एरिया, वो एरिया जो कि स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होती है एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल, ठीक है, अंटिल इट यील्ड्स, ठीक है। सो ये लिखा हुआ है जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस से क्या मतलब है, अगर आप गौर करें तो अगर आपकी एक्स डायरेक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो, तो उसको हमने हाफ सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स से लिखा। अगर वो y में कर है तो उसको हमने हाफ सिग्मा वाई एप्सिलॉन वाई से लिखा। सिमिलरली अगर वो z में कर है, चूंकि 3 डायरेक्शन वहाँ पर x y और z, सो हमारे पास सिग्मा हाफ सिग्मा z एप्सिलॉन z, ये होगी नॉर्मल स्ट्रेसेस, और फिर शियर स्ट्रेसेस के लिए अगेन हाफ इंटू शियर स्ट्रेस इंटू शियर स्ट्रेन, ठीक है। सो इस तरह हमारे पास टोटल 6 टर्म्स बनती है, ठीक है। 6 स्ट्रेसेस है प्लेन प्लेन एलिमेंट के लिए, ठीक है। और हमारे पास जो है वो फॉर जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ओके। इसके साथ थोड़ी सी डेरिवेशन अगर आपको जेन में हो तो हम इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी कि जो हमने पूरा जो प्रोसेस किया था, मैं उसको यहाँ दोहरा नहीं रहा। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, सो हमें पता है कि आपके पास क्या होगा, जो रिलेशन बनेगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया जिस तरह इस रिलेशन से इस रिलेशन में पहुंचने में काफ़ी लेंथी डेरिवेशन इन्वॉल्व है, इसलिए मैं उसकी तरफ तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगेन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और इतना आपके इतना कंसर्न भी नहीं है। तो अगर हम इसको, आपको मैंने बताया था कि जो सिग्मा ए सिग्मा बी ये मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेसेस है, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेसेस जो कि किसी मटेरियल में हो सकती है, ठीक है। सो अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि रिलेशन आपको अवेलेबल होंगे समझने सिर्फ, u which is strain energy density is equals to 1/2 e सिग्मा a प्लस सिग्मा b सिग्मा c। ये सिग्मा a जो है वो इसकी प्रिंसिपल स्ट्रेस है a डायरेक्शन में, यानी कि आप x डायरेक्शन में कह सकते हैं, या ट्रांसफॉर्म x डायरेक्शन में कह सकते हैं। सिग्मा b सिग्मा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रेस है, -2 न्यू, ये क्या चीज है, किसी को पता है ये चीज क्या है? बल्क मॉडुलस या वो पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो अगर एक्सप्लेन करना चाहें सिंपल टर्म में, तो डेफिनेशन का आइडिया है किसी को? डेफिनेशन सिंपल बताते हैं, फॉर्मूला लगता है, किसी के जहन में हो? सिंपल रिलेशन है ये, इसको कहते हैं द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल ओवर स्ट्रेन। टू एक्सियल स्ट्रेन को, इसको जो पॉइजन रेशियो कहते हैं। अगर आपका मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेस में जा रहा है, तो आपके अंदर जो पॉइजन रेशियो होती है वो नेगेटिव होती है, एम आई राइट? मेरा ख्याल है, या पॉजिटिव, इसको यस सर, इसको यस सर। ऐसे ही होता है, और कंप्रेशन हो तो पॉजिटिव होती है, ये जो मेरा ख्याल है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। एनिया, सो ये पॉइजन रेशियो है -2 न्यू, ठीक है। और आगे सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी सिग्मा सी। सो इसके हम 2 पार्ट्स करते हैं, एक पार्ट को हम कहते हैं यू वी और एक को यू डी।
यूवी है, दिस इज स्टेन एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, या जो जब आपका वॉल्यूम चेंज होता है। और यू डी, दिस इज ड्यू टू डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कहते हैं चेंज इन शेप। एक तो वॉल्यूम चेंज होना। वॉल्यूम चेंज का मतलब ये है कि एक तो शेप चेंज, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे डिफॉर्म करूं, तो अगर ये ऐसे डिफॉर्म हो जाए, इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, ऐसा हो सकता है ना कि आप इसको साइड पे स्ट्रेस करें, इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई करें, तो ये डिफॉर्म हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए अपनी शेप, लेकिन वॉल्यूम चेंज ना हो। लेकिन जब आपके पास एक्सियल और दोनों स्ट्रेसेस अप्लाई होती है, यानी कि एक्सियल स्ट्रेस भी अप्लाई होती है और शियर स्ट्रेस भी अप्लाई होती है, तो आपके पास वॉल्यूम का चेंज भी आता है क्योंकि मटेरियल एक्सटेंड या कंप्रेस कर रहा होता है, और साथ ही साथ शेप की डिस्टॉर्शन भी आती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इनको अलग अलग लिखते हैं। तो पहला रिलेशन है, दिस इज यू वी, दिस इज डेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, और नॉर्मली ये एक्सियल स्ट्रेसेस की वजह से होता है, जैसे आप देख रहे हैं रिलेशन में ये आ रहा है। और यू डी है, दैट इज द चेंज इन शेप, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा चेंज इन शेप में, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया ये कहता है, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, दैट यू डी which is the maximum absorbed energy, distortion energy, is less than sigma y square, which is less than sigma y square over 6g, सिग्मा y स्क्वायर ओवर 6g, ठीक है। इससे कम होनी चाहिए। अगर इतनी होगी तो मटेरियल डिफॉर्म करना शुरू कर देगा। सो ये क्राइटेरिया है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया, ये एनर्जी की बेस पे है। ये पढ़ाने का मकसद ये था कि आगे कहीं पे आपको ये क्राइटेरिया के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, ये तो एक स्लाइड थी जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे। ओके, अब हम जंप करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, दैट इज वेरी सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या हुआ है, डिटरमिन द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम एलॉयज, ठीक है। पहला एलॉय है 1100H14, ये स्टैंडर्ड्स इनके होते हैं, उनकी हिसाब से नेमिंग की होती है। इस पर डिफरेंट, इसमें एडिटिव्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कैडमियम, लाइक दैट। इस तरह बीज है वो 2014-T6 और थर्ड है 6061-T6। ये जो 6061-T6 है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एल्यूमिनियम है। अगर आप मैंने इस्तेमाल किया हुआ अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, ये जो आपके पास जो अमूमन जो खिड़कियां बनती है एल्यूमिनियम की, आपने देखा होगा जो दुकानों में जिन्होंने एल्यूमिनियम रखा होता है, ये ज्यादातर 6061 होता है। ये सबसे चीपेस्ट होता है एल्यूमिनियम की ग्रेड्स में से, ठीक है। और इसको स्ट्रक्चरल एल्यूमिनियम भी कहते हैं, ये स्ट्रक्चर में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड एनी केस बात ये तो आपको वैसे बता रहा था। उसने 3 स्पेसिमेन दिए हुए हैं और उसने कहा जी इसकी मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस निकालें, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, आपको उसकी यील्ड स्ट्रेस दी हुई है, ठीक है। आपको उसकी ई दिया हुआ। अगर आप फॉर्मूलाज पे जाएं, अगर मैं कोई स्लाइड अगर आपके सामने खोल लूं ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, शुरू की कई स्लाइड्स में था ये। मैं आपको स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। यस, ये दिस इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, यू वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर ओवर 2e। क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक। ओके,
ये रिलेशन में लिख दिया। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व आपको पता है बहुत सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। फॉर ए केस के लिए सॉरी यू वाई स्ट्रेन इज मॉडल रेजिडियस को स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। यू वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज 55 इंटू 10 टू पावर 6। हमारे पास ये हो गया डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई ओके स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई इज गीगा पास्कल 72 10 पावर 9, ठीक है। पहले केस के लिए कर रहे हैं तो 59 एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 70 एक्सपोनेंट 9, ये आपके पास आता है 216007.2। एंड व्हाट शुड बी द यूनिट, एनीवन? यूनिट क्या होना चाहिए इसका? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है। ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला जाउल्स, और डेंसिटी का फॉर्मूला यूनिट वॉल्यूम होता है ना। एनर्जी डेंसिटी यस सर। जिसे आप कहते हैं मास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, जिसे आप इसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको समझ आते हैं आप इसको सॉल्व कर लें, वेरी इजी। ये यूनिट क्या बनता है? इसका यूनिट बन रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका यूनिट बन रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा न्यूटन स्क्वायर ओवर मीटर 4 इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी। तो ये बन जाएगा ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, तो ये क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा जाउल, और ये बन जाएगा मीटर क्यूब। अगर ना भी समझ आ रही हो तो आप सिंपल यूनिट्स इस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। तो जाउल्स पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी केस की बात करें तो यू वाई इज इक्वल्स टू 220 इंटू 10 टू पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 72 इंटू 10 टू पावर 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 220 एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 72 एक्सपोनेंट 9। तो ये आपका बन रहा है 336,111.1 जूल पर मीटर, ठीक है। थर्ड केस आपके पास T6061 T6 एल्यूमिनियम का है, और इसकी जो यील्ड स्ट्रेस है वो 150 इंटू 10 पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ई इज 69 इंटू 10 टू पावर 9। तो हम इसको भी सॉल्व कर लें। 150 एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर divided by 2 into 69 exponent 9, that is 163
043.5 जूल पर मीटर। तो आपको कंपैरेटिवली ये बताएगा कि कौन सा मटेरियल जो है या कौन सा एलॉय एल्यूमिनियम का ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है यील्ड होने से पहले, या यील्ड तक आप कह लें। फॉर एग्जांपल अगर आप गौर करें तो ये तकरीबन बनती है 21,607, ये बनती है 1,63,043, और ये बनती है 3,36,000 यानी कि आप कह सकते हैं तो ये वाला जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके अंदर इसका मॉडल रेजिलियंस जो है वो भी ज़्यादा है। समझ आ गया? तो ये बस सिंपलेस्ट सा न्यूमेरिकल था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा आपने खुद ही करना है, मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ ये करना कैसे। अब मुश्किल नहीं है, ये भी उसी तरह। ये एक सेक्शन डायग्राम ड्रॉ की हुई है एक टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील की, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल स्टील है, ठीक है। इसे A36 स्टील भी कहते हैं। AISI के स्टैंडर्ड होता है, AI अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड मेरा ख्याल है ये स्टैंडर्ड होता है, कंफर्म कर लीजिएगा। एनीहाउ, तो उसकी ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, हर आपको पता है हर मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ होती है, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली E इक्वल्स टू 29 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ओके, अब वो कहते हैं डिटरमिन द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। देखिए यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रही छोटी सी, जो मैं इसको जरा थोड़ा सा वो फिल कर दूं, ये आपके इसके जो एरिया होगा दैट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्योंकि आपको सिग्मा वाई तो नहीं पता, आप क्या करें, एरिया निकालने का सिंपलेस्ट वे इज, वो भी आपको वो यही कहेंगे, वो कहेंगे 1/2 बेस विच इज स्ट्रेन इनटू हाइट विच इज स्ट्रेस, ठीक है। लाइक अगर आप स्ट्रेन को गौर करें तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू है 0.002 और स्ट्रेस की वैल्यू है अंदाजन, अगर आप गौर करें तो 60 के आसपास है। तो स्ट्रेस को आप पुट करेंगे 60 और KSI में तो आप पुट करेंगे 10⁻³ ताकि वो PSI में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकाल सकते हैं। और मॉडुलस ऑफ टफनेस निकालने के नेक्स्ट आपने मॉडुलस ऑफ टफनेस पूछा, उसके लिए आपको इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका पूरा एरिया इसका से, तो इसके अंदर इस ट्रायंगल का एरिया जिसको मैं ट्रायंगल A कहता हूं, फिर आपके पास ये अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल बन रही है जिसको मैं B कह रहा हूं, इसका भी एरिया आएगा। प्लस इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ट्राइपेजियम से, जिनको ट्राइपेजियम का पता हो, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम की समझ नहीं आती तो आप इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल से भी, इसी तरह इसमें भी आपके पास एक अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल बनेगी और एक अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल बनेगी। तो जब टोटल एरिया आप ऐड कर देंगे, इसको मैं C कह देता हूँ, इसको मैं D कह देता हूँ, टोटल एरिया ऐड करेंगे तो ये जो टोटल एरिया बनेगा ये क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ टफनेस। चलो क्लियर हो गया? यस सर। टोटल एरिया इस कर्व के अंदर आएगा। आप किसी भी कोई भी डायग्राम आपको दे दे, उसका मॉडुलस ऑफ टफनेस या रेजिलियंस पूछे तो सिंपल एरिया अंडर द कर्व होता है। और इन कर्व सिंपल जो आपको ज्योमेट्री आती है आप उससे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं ये कर नहीं रहा, ये मुझे लगता है आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो अगर फिगर दी हो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दी हो, तो आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस भी निकाल सकते हैं और मॉडुलस ऑफ टफनेस भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको सिग्मा वाई दे दिया हो तो फिर भी आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस निकाल सकते हैं, वो जो सिंपल रिलेशन जो हमने पढ़ा था इससे। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ पता हो। अगर मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ नहीं पता लेकिन डायग्राम आपको सामने दी हुई है, तो आप उस डायग्राम का एरिया से भी ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज ये सिंपल सा है, दैट इज 11.9। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास
एक रॉड है, रॉड के दो डिफरेंट डायमीटर्स हैं, जो उसका सेक्शन है ए बी, उसका डायमीटर है 5/8 इंच, और जो उसका सेक्शन है बी सी, उसका डायमीटर है 3/4 इंच। ठीक है, और दोनों की लेंथ भी डिफरेंट है। वो कह रहा है कि डिटरमिन दी एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। अब आपने ये गौर करना है, स्ट्रेन एनर्जी की बात है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं हो रही। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्टील रॉड ए बी सी व्हेन P इज इक्वल्स टू 8 किलो पाउंड्स। ठीक है, वो कहता है कि स्ट्रेन एनर्जी निकालें जबकि आपके पास जो P लोड हो वो 8 किलो पाउंड हो, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर सेक्शन में स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी निकालें। अच्छा, अब उसने ये क्यों नहीं कहा? स्ट्रेन डेंसिटी का ताल्लुक होता है वॉल्यूम के साथ, टोटल वॉल्यूम, इसलिए वो हर पोर्शन का अलग अलग पूछ रहा है। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसलिए कि स्ट्रेन एनर्जी जो होती है उसका रिलेशन हमें पता है, और वो होता है आपके जेहन में हो तो हमने ये रिलेशन निकाला था लोड के अगेंस्ट, दैट इज PL/2AE। और आपके जेहन में मैं जस्ट रिफ्रेश कर दूं तो शायद मुझे यहाँ पे कहीं नजर आ जाए। ये तो उसकी इंटरमीडिएट फिगर थी, स्लाइड थी, ये मोमेंट किया। हाँ जी, P स्क्वायर L/2AE, ये देखें। ठीक है, ये किसकी है? ये स्ट्रेन एनर्जी की है, स्ट्रेन एनर्जी की है। ठीक है, स्ट्रेन डेंसिटी की वही है जो हमने पहले की है। स्ट्रेन एनर्जी का रिलेशन ये है कि आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर ये P² L है जी, ये थोड़ी सी गलती मैंने हुई है, P²L/2। ठीक है, ओके। अब हमारे पास टोटल रॉड जो है, रॉड के दो पोर्शन है, तो हम कैसे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन ए बी प्लस टोटल एनर्जी इन बी सी। ठीक है, क्योंकि दो पोर्शन है ना। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं P²AB इंटू LAB डिवाइडेड बाय 2 इंटू AAB और EAB प्लस PBC LBC डिवाइडेड बाय 2ABC EBC। ठीक है, अगर आपके पास दो डिफरेंट इस तरह के रॉड्स हो तो आप दोनों की एनर्जी को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर इसको राइट करेंगे। अच्छा, अब दोनों के अंदर क्योंकि ये एक्सियल फोर्स है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि एक्सियल फोर्स पूरी बॉडी पे इक्वली, यानी कि दोनों पोर्शन पे इक्वली अप्लाई हो रही है। तो इसको हम लेंगे 8 किलो पाउंड, 8 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। यह आपने ध्यान रखना है, मैं पाउंड इंच में जा रहा हूँ। अच्छा, लेंथ जो है वो ए बी की है 2 फीट, इसको आप लिखेंगे इंचेस में तो वो 24 बनेगी, ये आपने दिमाग में रखना है। 2, अच्छा एरिया मेरे पास बनेगा, आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया बनेगा π/4, और अगर मैं ए बी का लिख रहा हूं तो ए बी का एरिया है 5/8 इंच स्क्वायर। डी है ना, डाया है ना, तो π/4 D स्क्वायर। ठीक है, और ई चूंकि दोनों मटेरियल का सेम है इसलिए आप इसको 29 इंटू 10⁶, ये आपने बहुत ध्यान रखना है यूनिट्स का। ठीक है, प्लस 8 इंटू 10⁻³ स्क्वायर इंटू इसकी लेंथ है 3 फीट, तो इसको 36 इंचेस में लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया ऑफ
rod portion BC pi by 4 into 3 by 4 whole square, ठीक है, pi by 4 d square into and 29 into 10 power 6 दिया, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करें, 8 exponent 3 square into 24 divided by 2 into 5 4 8 square into 29 exponent 6 जमा, साथ ही हम दूसरा वाला भी लिख देते हैं, 8 exponent 3 square into 36 divided by 2 into pi by 4 that is 3 over 4 square into 29 exponent 6। ये आपके पास आंसर आया, दैट इज 176.2 and the unit is, चूंकि कैपिटल U है, unit is joules। total strain energy of this section is 176.2 joules। किसी को कंफ्यूजन इसके अंदर तो पूछ ले। No, sir. ओके, अच्छा, अब सेकंड में हम निकालना है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन बहुत इजी होता है और इससे हम देखते आ रहे हैं, दैट इज सिग्मा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपने वॉल्यूम रेजिलियंस निकालना है तो फिर यहाँ पे वाई आता है। अगर आपने वैसे स्ट्रेन डेंसिटी निकालनी है, ये सिग्मा ओवर 2e होता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने मॉडल रेजिलियंस निकालना है तो फिर ये यू वाई होता है, यील्ड तक, इसको मॉडल रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। अगर आपने जनरल स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी निकाली तो वो सिग्मा ओवर 2e होगा, जितनी भी स्ट्रेस अप्लाई हो रही है डिवाइड बाय उसका ई है। तो अगर मैं टोटल करनी हो, टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी आप फिर देख लें, U इज इक्वल्स टू स्मॉल यू ए बी प्लस स्मॉल यू बी सी, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ सिग्मा ए बी स्क्वायर ओवर 2e प्लस सिग्मा बी सी स्क्वायर ओवर 2e, ये बनता है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और सिग्मा हमें पता है, सिग्मा किसके बराबर होता है, पी ए बी ओवर ए बी, ये जान सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया स्क्वायर डिवाइड बाय 2e प्लस पी बी सी ओवर ए बी सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये समझ आया सारों को? Yes, sir. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज डाल लीजिएगा, मैं वैल्यूज नहीं डाल रहा, बहुत सिंपल सा है। इसमें सिर्फ अपने लोड की वैल्यू डालनी है, एरिया की वैल्यू डालनी है, ठीक है। मैं आंसर लिख देता हूँ आपको, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, एरिया आपने इंचेस में डालना है, ठीक है। इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 5.65 और यूनिट होगा पाउंड इंच पर इंच क्यूब। पाउंड इंच होता है, ये एनर्जी का यूनिट होता है एफपीएस सिस्टम में, 4 पाउंड सेकंड या ब्रिटिश सिस्टम जिसे कहते हैं,
ठीक है, पाउंड इंच एनर्जी का यूनिट होता है और डिवाइड बाय इंच क्यूब जो है वो वॉल्यूम। इसको स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एफपीएस यूनिट्स, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एफपीएस यूनिट्स, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा यूनिट हो तो आप न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखेंगे, अगर आपके पास ये एनर्जी हो तो पाउंड इंच पर इंच क्यूब। ओके, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके मैं आपको हिंट्स देता जाऊंगा इसलिए कि आपको आइडिया हो रहा है ये मिलते जुलते न्यूमेरिकल है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है रिलेटिवली। सो हम जम कहते हैं अगले न्यूमेरिकल में, और मैं आपको इसकी अब हिंट दे देता हूँ, बाकी मेरा उम्मीद है कि आप कर लेंगे इसको खुद। ओके, आपके पास एक गौर से देखना ये सेटअप क्या है। आपके पास एक इस तरह का सिस्टम है कि आप सेंट्रल रॉड पे एक पी रोड अप्लाई करें जो इसको प्रेस करिए, इस कैप को ये प्रेस करिए, तो इस रॉड में ईएफ रॉड में टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, ठीक है। इसके नतीजे में क्योंकि यहां से ये रिस्ट्रिक्टेड है ए और सी पॉइंट से, रॉड ए ई और रॉड डी सी, इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है। सारे एग्री करते हैं, किसको ना समझ आई तो मुझसे पूछ ले, यस सर। ठीक है। रॉड ईएफ में टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है और रॉड ए ई और सी डी में क्या आ रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, वो पूछ रहा है a 30 इंच लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम पाइप of cross-sectional area 1.85 meter cube is welded to a fixed support at A, ठीक है, and to be a rigid cap at B। तो हमारे पास ये कैप है, ठीक है, ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया ये हमारे पास कैप है बी पॉइंट के ऊपर। knowing that the modulus of elasticity is 29 in 10⁶ psi for steel and 10⁶ for aluminium, ठीक है। सो ऐसा इस कलर से ऐसा लग रहा है कि कैप को उसने मटेरियल कहीं शो किया, हाँ ऐसा लग रहा है कि जो इसने ये जो ब्लू से मटेरियल शो किया ये स्टील है और जो ग्रे से शो किया वो एल्यूमिनियम है। ये रॉड भी स्टील की है और ये कैप भी स्टील की है, लेकिन जो रॉड्स हैं वो एल्यूमिनियम के। डिटरमिन द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में टोटल जितनी स्ट्रेन एनर्जी है सिस्टम की वो कितनी होगी, ठीक है। नोइंग P इज इक्वल टू 8 किलो पाउंड, ठीक है। और फिर दूसरा पूछता है द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ऑफ पाइप सी डी एंड इन द रॉड ई एफ। अब उसे सारा नहीं पूछा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पूछी है सिस्टम की और स्ट्रेन डेंसिटी पूछी है सी डी पाइप की और रॉड ई एफ, ठीक है। स्टील और उसके लिए उसने आपको ई दे दिया, तो क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ओके अच्छा, इसका एक तरीका तो अच्छा पहले रॉड ई एफ की निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। यू ई एफ, ये वही तरीका एग्जैक्ट, पी ई एफ स्क्वायर एल ई एफ डिवाइड बाय 2 ए ई एफ ई ई एफ। ये तो आपको आगे ई एफ के लिए, ठीक है। और चूंकि ये टेंसाइल है तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है, पी को पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। और एनर्जी चूंकि कभी नेगेटिव नहीं होती है, आपको बता देते हैं एक सेकंड बाद में। ओके, 8 × 10⁻³ स्क्वायर एल ई एफ, आपके पास टोटल लेंथ कितनी है रॉड की,
हाँ, हम EF की बात करते तो 48 इंचज है, तो 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया है, एरिया आपको दिया हुआ क्रॉस सेक्शन, ओ यस दिया हुआ। सो स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 इंचज डायमीटर, ठीक है। जो ब्रॉड का मटेरियल बताया हुआ, ठीक है। 0.75 का मतलब है पाई बाय 4 इंटू 0.75 स्क्वायर, और ई हमने दिया हुआ है फॉर स्टील। अब चूंकि आप रॉड की बात करें तो स्टील के लिए आपने लिखना है जो क्या है 10.6 इंटू 10⁻6, तो आपका सका रॉड EF, ठीक है। तो अगर इसकी मैं निकालूं तो 8 एक्सपोनेंट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये हमारे पास आ रहा है 328.2, और यूनिट सिर्फ जाउज होंगे क्योंकि ये स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम निकालेंगे यू सी डी का, अच्छा अब ये फोर्स जो है ये इक्वली डिवाइड होगी दोनों रॉड्स में। देखें, ये इसको पुश कर रही है, ठीक है। सो आधी फोर्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होगी और आधी फोर्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होगी। सो आप कह सकते हैं कि फोर्स को आपको हाफ, ठीक है, फोर्स का हाफ जो है वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हम निकालें तो फोर्स का हाफ जो है वो CD में जाएगा और फोर्स का जो हाफ है वो AE में जाएगा। और चूंकि दोनों का ओके, सो इसको मैं कह सकता हूँ ये फोर्स बेसिकली जो EF की फोर्स है, जिसको आप सिंपल P कह लें, चले EF ना कहें, सिंपल P कह लें, ये P/2 होल स्क्वायर इंटू LCD डिवाइड बाय 2ACD ECD। सिमिलरली इसका भी P/2 होल स्क्वायर LAE डिवाइडेड बाय 2 AAE EAE। और चूंकि फोर्स कंप्रेसिव है तो यहां पे हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे, ठीक है। ये फोर्स इसको पुश करेगी तो वी हैव अ कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। और कंप्रेसिव फोर्स को हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर उसके अंदर ही खत्म हो जाएगा। किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ ले। सारे एग्री करते हैं, जब फोर्स देखें, जब फोर्स कैप के ऊपर लग रही है तो डेफिनेटली वो फोर्स डिवाइड होगी, फोर्स तो एक ही है ना, फोर्स डिवाइड होगी दो पोर्शन में, दो ट्यूब्स हैं, वही हाफ फोर्स जो है वो उसको कंप्रेस करने में वेस्ट होगी और हाफ फोर्स जो है वो दूसरे को कंप्रेस करने में कंज्यूम होगी। जो नेट इफेक्ट होगा, मैं रिजल्ट लिख नहीं रहा, मैंने आपको तरीका बता दिया, जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी वो होगी UEF प्लस UCD प्लस UAE। ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी है पूरे सिस्टम की, ठीक है। ओके, जो सेकंड पोर्शन है बी, वो कह रहा है डिटरमिन द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन बहुत ही सिंपल है, जिससे मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज, लेट्स अगर मैं निकाल रहा हूं फॉर द रॉड पाइप CD, तो पाइप CD के लिए होगा सिग्मा
CD²/2E, ठीक है। और सिग्मा CD क्या होगा? PCD/, ACD, बट विद अ माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन नोट कर रहा है कि ये जो फोर्स है वो नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ में भी ध्यान रखना है कि जो E आपने डालना है वो भी CD का डालना है। सिमिलरली प्लस आप इसमें ऐड करेंगे UEF स्मॉल u, सॉरी टोटल आपसे पूछा ना, सॉरी अलग अलग पूछा, ठीक है, अलग अलग। UEF is equals to sigma EF²/2EF। EF आपको पता ही है, ये आपके पास एल्यूमिनियम है, और ये आपके पास स्टील है। तो अपने ये ध्यान में रखना कि जो आप ई पुट कर रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल का हो, ठीक है। तो आपके पास दोनों की सेपरेटली स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटीज निकल आएंगी, और जिसका यूनिट होगा वो क्या होगा? पाउंड इंच पर इंच क्यूब। कोई सवाल? नो सर। ठीक है, समझ आ रही है आपको? मेजर दो ही रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, या स्ट्रेन एनर्जी का या स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का। न्यूमेरिकल का रिलेटिवली इजी है। हम 20 मिनट्स और लेंगे इंशाल्लाह, लेक्चर को हम खत्म कर देंगे 20 मिनट्स में, पहले खत्म कर लेंगे। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो भी सेम टू सेम इसी तरह का है। थोड़ी सी बस उसमें एक मामूली सी चेंज है जो मैं आपको बता देता हूँ कि वो चेंज क्या है। ये है, और इसमें आपने गौर से देखना है कि न्यूमेरिकल है बेसिकली a 6 inch a single 6 mm diameter steel pin। ये पिन आपके पास है, ये वाली जिसको मैं ब्लैक से कलर, ये आपके पास पिन है, ठीक है। is used to connect the steel strips DE। ये आपके पास DE स्ट्रिप है, और अगर आप गौर करें तो ऊपर नीचे जो है वो AC स्ट्रिप्स है और दरमियान में DE स्ट्रिप है, ठीक है, ऑफ 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स, ठीक है। और जो ये दो एल्यूमिनियम जो आपको ये ग्रे में नजर आ रही है एल्यूमिनियम है, और ये जो नजर आ रही है स्टील है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स की विड्थ जो है वो 20 इंचेस है, 20 मिलीमीटर सॉरी, और 5 mm थिकनेस है। The model density for steel is 200 gigapascal and 70 gigapascal aluminum. Knowing that for the pin at B the allowable shear stress, आपको shear stress ने दी है allowable, और वो है 85 megapascal। वो कहता है determined for the loading in the maximum strain energy that can be acquired by the assembled strips। The maximum strain energy acquired by the assembled strips। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको और जूम करें तो आप गौर करें कि ये स्टेप, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाली स्टेप, और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और एल्यूमिनियम की स्ट्रिप यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक। अच्छा,
स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी निकालने, स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हमें लोड की जरूरत है, और लोड यहाँ पे गिवन नहीं है, इस लोड की जरूरत है, और लोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दोबारा गौर से देखें इस व्हीकल को, हमें स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए हमें रिलेशन यूज करना है P/L/2AE। एरिया भी गिवन है, लेंथ भी हमें पता है, ई भी हमें पता है, लेकिन हमें पी नहीं पता। पी हमें कहाँ से पता लगेगा? हमें पिन की shear स्ट्रेस दी हुई है, पिन की shear स्ट्रेस दी हुई है। सो shear स्ट्रेस ऑफ पिन इक्वल्स टू लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द पिन। तो यहां से हम लोड एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पिन की shear स्ट्रेस दी हुई है अलाउेबल। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपने गौर, अगर मैं इसका 2 डायमेंशनल व्यू बनाऊं, गौर से देखना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको कॉन्सेप्ट वैसे डीएमई में आएगा 5th सेमेस्टर में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है, मैं आपको आइडिया बताता हूँ। ये आपके पास अपर स्ट्रिप है, ये आपके पास लोअर स्ट्रिप है, और मैं दरमियान में रेड कलर की स्टील स्ट्रिप बना रहा हूँ। और मैं यहाँ पे ब्लू कलर की पिन, रेड ग्रीन कलर की पिन बना रहा हूँ। ये इसके इसके ये पिन शेयर होगी, क्यों? क्योंकि अगर आप इस सेंटर वाली प्लेट को पुश करेंगे राइट साइड के ऊपर, तो जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो फोर्स के पैरेलल है। जो पिन का क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि यहाँ पे आता है, वो पिन के पैरेलल है, तो उसमें shear स्ट्रेस जनरेट होगी। मजे की बात यह है कि इस पिन में 2 एरियाज में shear होगी, एक इस एरिया में, एक इस, क्यों? क्योंकि इसमें 3 प्लेट्स हैं, जहां पे भी 2 प्लेट्स आपस में मिलती हैं, जहां पिन लगी होती है, वहां पे shear होती है। तो एक shear इस और इस प्लेट के दरमियान में होगी, और एक shear इस और इस प्लेट के दरमियान में होगी। तो हम इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब होता है कि पिन के अंदर 2 शेयरिंग एरियाज हैं। अगर ये 2 प्लेट्स होती, सिंपल 3 ना होती, तो इसका एरिया सिर्फ सिंगल होता। अगर ये 4 प्लेटें होती, एक और प्लेट लगा दो, तो पिन का एरिया 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये समझ आया सर को? पिन जितनी जगह से शेयर होने का खतरा होता है, उतने ही आपने एरियाज लेने होते हैं। ठीक है, अगर 2 प्लेट्स में पिन लगी है, तो हम उसके अंदर एक एरिया लेते हैं। अगर 3 प्लेट्स में पिन लगी है, तो 2 एरियाज बनते हैं। 2 एरियाज कौन से? जहां पे 2 प्लेट्स आपस में मीट कर रही हैं, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ये जो मैंने ब्लैक से भी शो किया। ठीक है, सो यहां से फायदा क्या होगा? यहां से हमें अलाउेबल पी मिल जाएगा, 2 इंटू टाउ अलाउेबल इंटू ए ऑफ पिन। तो टाउ अलाउेबल हमें पता है 85 × 10⁻⁶ है, जो अलाउेबल shear स्ट्रेस है। और एरिया ऑफ पिन जो है, उसने पिन का हमें डायमीटर दिया हुआ 6 mm। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये मीटर पर मीटर स्क्वायर में, तो π/4, और हमारे पास इसका एरिया 6 × 10⁻³ ये आपने ध्यान रखना है। ये मैंने इसको मिलीमीटर में डाला है, इसलिए, सॉरी, मीटर में डाला है। सो 2 × 85 exponent 6 इंटू π/4 इंटू 6 exponent -3²। ठीक है, और shear स्ट्रेस जो लोड आ रहा है, वो क्या आ रहा है? दैट इज 4804.2 एंड द यूनिट इज न्यूटन। तो पिन की shear स्ट्रेस की बेस पे आपने पहले अलाउेबल लोड निकाला है। ये भी आपको न्यूमेरिकल्स में इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, आपको लोड गिवन नहीं है, लोड तो आपको चाहिए चाहिए। अगर आपने स्ट्रेन एनर्जी या स्ट्रेन डेंसिटी दोनों निकाल, दोनों में आपको लोड चाहिए। उसमें स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस में लोड चाहिए। तो उसके लिए नॉर्मली आप क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो, तो आप पहले लोड एस्टिमेट करेंगे। अच्छा, अब आ जाइए एक्चुअल चीज के ऊपर। आपकी एक्चुअल चीज जो है,
अब लोड आ गया 4802.4.2 4804.2 माइक ऑफ कर दें प्लीज, कौन है। और आपके पास ए बी और अच्छा, इस पे टोटल लोड P है और वो डिवाइड होगा ए बी और डी बी, ठीक है। अच्छा, ये आपने एक चीज ए में रखनी है, ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं। इस ये इसलिए बहुत अहम है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि आप गलत कर देंगे न्यूमेरिकल। इस प्लेट की इस पोर्शन से आगे का कोई फायदा नहीं है, ये बात मेरी गौर से सुनिए। स्ट्रेस सिर्फ या एनर्जी सिर्फ डिस्टॉर्ट सिर्फ ये वाला एरिया हो सकता है, ये वाले एरिया पे कोई स्ट्रेस नहीं होगी। ये बात मेरी आपने फिर गौर समझनी है। ये अगर आपने गलत करी तो मैं क्या गलत हो जाएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखें, जब आप इसको खींचेंगे यहाँ से तो जो पिन लगी हुई है ये पिन खींचेगी इसको यहाँ से, ठीक है। ये इसको इधर से मतलब यहाँ से खींच रही है और इधर से खींच, इसका ये वाले एरिया कोई फायदा नहीं है, ये कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली जब ये इसको यहाँ से खींच रही होगी तो स्टील प्लेट का इस वाले पोर्शन में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो खींच इधर से रही है, इस जगह से जहां पे पिन लगी हुई है। इसकी फायदा क्या है, जब आप इसकी आपने लेंथ लेनी है तो लेंथ बहुत ध्यान से लेनी है। लेंथ लेनी है वो जिसपे स्ट्रेस आ रहा है। तो आपके पास टोटल जो एक्टिव लेंथ है दो प्लेट्स की वो है ए बी, या इसको आप कह सकते हैं यू ए बी। यू ए बी क्या है, जो अपर एल्यूमिनियम प्लेट की एनर्जी है। यू डी बी ये लोअर प्लेट की स्ट्रेन एनर्जी है। और यू बी ई ये स्टील प्लेट की स्ट्रेन एनर्जी है। अब पी क्यों लिया, क्योंकि इस पीछे वाले स्टील पोर्शन में कोई स्ट्रेस नहीं आएगी। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, इसलिए ये बात बहुत गौर से सुनिए। सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू यू ए बी प्लस यू डी बी प्लस यू बी ई। फर्क क्या है, फर्क तीनों में सिर्फ, अच्छा अब दूसरी अहम चीज क्या है, इन दोनों स्टील प्लेट्स में जो फोर्स होगी वो इक्वली डिवाइड होगी एल्यूमिनियम प्लेट्स में। और वो क्या होगी, P/2 एंड P/2, जो भी P आ रही है। अच्छा, इसमें भी टेंसाइल है, इनमें भी टेंसाइल, जब ये पिन इसको खींचेगी तो यहाँ पे भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी। ऐसे तीनों जो फोर्सेस हैं, एक इधर P/2 है और इधर P/2 है, ये तीनों जो है वो पॉजिटिव होंगी। ये मैं दोबारा रिपीट करूँ इस पॉइंट को, जरा आपने गौर से दोबारा सुन लेना एकदम। जब आप यहाँ पे स्ट्रिप को खींचेंगे तो इस स्ट्रिप के इससे आगे स्ट्रेस जनरेट होगी। तो एरिया को आपने लेंथ कौन सी लेनी है, जो बी ई है, इसको डी इधर से नहीं लेना शुरू कर देना, जो पिन से आगे, क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रेस आ रही है। सिमिलरली जब ये एल्यूमिनियम को आप खींचेंगे तो एल्यूमिनियम यहाँ से फिक्स है इस पॉइंट से, एल्यूमिनियम के सिर्फ जहाँ पे पिन लगी है वहां तक स्ट्रेस आएगा, इसके आगे वाले से कोई स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए बजाय हम ए सी लिखने के हम ए बी लिखेंगे, ठीक है। सो यू ए बी का मतलब अब इसमें फोर्स पी है तो डेफिनेटली चूंकि दो प्लेट्स लगी हैं तो फोर्स इस पिन के जरिए डिवाइड होगी, आधी इधर सॉरी इस तरह और आधी इधर। तो ये P/2 होगी और ये भी P/2 होगी। तो जब आप ये लिखेंगे यू ए बी, तो यू ए बी बेसिकली क्या है, इस P/2
स्क्वायर एल, एल ए बी लेनी है, ठीक है, एल ए बी लेनी है, डिवाइड बाय 2a बी और e a b। सिमिलरली यू डी बी में अगेन वही p बाय 2 होल स्क्वायर एल डी बी डिवाइडेड बाय 2a डी बी ई डी बी। आपको तो ये दोनों स्ट्रिप्स के लिखे और ये एल्यूमिनियम की है, प्लस अब स्टील की स्टेट तो इसमें पूरा पी आएगा, पी स्क्वायर एल कहां से लेना है, बी ई डिवाइडेड बाय 2a बी ई बी ई, और ये आपके पास क्या है, स्टील। मैं आपको वैल्यू लिखवा तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा आपको, इसलिए मैंने इस मैके से जस्ट आपको आइडिया देना है। अच्छा, आपके पास मैं लेंथ लिख देता हूं, व्हाट इज एल ए बी। एल ए बी आपके पास टोटल आपको लेंथ दी हुई है, एल ए बी आपको गिवन है, दैट इज 0.5 मीटर। ये देखें आपको ए से लेकर बी तक की लेंथ दी हुई है। इसी तरह एल डी बी भी आपको दी हुई है, वो भी सेम है। ये सर पिन के सेंटर तक का होगा, ये पिन तक के सेंटर तक है लेंथ, जो बी पॉइंट, बी ठीक बी है सर। पिन के सेंटर में, ठीक है। और एल बी क्या है, टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है इसकी 1.25 मीटर, इसमें से आपने 0.5 मीटर माइनस करना है, ये वाला पोर्शन ए बी पोर्शन, ये बनेगा 0.75 मीटर, ये बनेगी बीई। बस आगे तो सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ये मैंने आपको यस सर। एक्टिव लेंथ के बारे में बताया है, इसको इस कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज नहीं करना, ये एक्टिव लेंथ है, ठीक है। जिस जिस लेंथ पे स्ट्रेस आएगी सिर्फ उसी के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है, याद रखना है। जिस लेंथ पे Yes, sir. स्ट्रेस होती है सिर्फ उसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है। ओके, लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें एरिया निकालना पड़ेगा जी हाँ जी, इसमें एरिया निकालने पड़ेंगे। इसमें एरिया भी निकालना पड़ेगा प्लेट का भी, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ वाला। लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा, लेंथ इनटू विड्थ नहीं, यस सर, यस सर, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ठीक है सर, समझ विड्थ गया। थिकनेस, ठीक है, यस सर, विड्थ इनटू थिकनेस, ये इसका एरिया होगा, ठीक है। ओके ओके, ये सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है 11.33। अगेन वही एग्जैक्टली वही चीज है, डिफरेंट एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, चीज फॉर्मूले वही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इस पे क्या हो रहा है, आपके पास एक यहाँ से फिक्स है, एक रॉड है, फिर एक डिस्क लगी है, फिर एक रॉड है, फिर एक डिस्क है, ठीक है। वो ये कहता है कि आप टॉर्क टी ए एंड टी बी, ठीक है, एक और टॉर्क अप्लाई हो रहा है टी ए, इस डिस्क के ऊपर टॉर्क बेसिकली अप्लाई होता है, डिस्क एक्सर्टेड ऑन द डिस्क ए एंड बी, नोइंग बोथ शाफ्ट्स आर सॉलिड, ये शाफ्ट्स हैं जो आपको लगी, ये शाफ्ट्स हैं, both shafts are solid and made of aluminium with G equals 73 की capacity, determine the total strain energy acquired by the assembly। हमें टोटल U निकालनी है, तो हमें पता U बड़ी सिंपल सी है, U टोटल U इक्वल्स टू U A B प्लस U B C। अच्छा, अब एक चीज आपने बहुत ध्यान में रखनी है, वो क्या, कि स्ट्रेन सिर्फ रॉड में प्रोड्यूस होगी, जो डिफॉर्मेशन है वो सिर्फ डिस्क में डिफॉर्मेशन नहीं होती, डिस्क में टॉर्क अप्लाई होता है, उस टॉर्क की वजह से शाफ्ट में डिफॉर्मेशन होती है, समझ आ गया। तो आप रॉड की बात करेंगे, हाँ टॉर्क जरूर अप्लाई, टॉर्क रॉड पे अप्लाई हो रहा है डिस्क के थ्रू, लेकिन असल में डिफॉर्मेशन रॉड में हो रही है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ U इक्वल्स टू U A B प्लस U B C। अब आ जाए यू ए बी। अब अच्छा, इसका रिलेशन आपको याद होगा, जहां पे टॉर्क अप्लाई होता है वहां पे मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूं, अभी शायद निकला है मेरे पास,
स्लाइड है जी, ये रिलेशन जहां पे टॉर्क अप्लाई होता है उसका रिलेशन होता है स्ट्रेन एनर्जी का टी स्क्वायर एल ओवर 2 जी जे। मैं यहां पे देता हूं U इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एल ओवर 2 जी जे। ये टॉर्क के लिए होता है, ठीक है। सो मैंने रिलेशन यहाँ पे लिख दिया ताकि हम इसको यूटिलाइज कर लें। ठीक है, U इज इक्वल्स टू यू ए बी प्लस यू बी सी। ओके, यू ए बी is TAB square into LAB divided by 2GAB JAB, ठीक है, प्लस T square BC into LBC divided by 2GBC JBC। अच्छा, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। टी ए बी हमें पता है, या टी ए आप इसे कह लें, टी ए कह लें, टी बी कह लें। तो 300 स्क्वायर, लेंथ इसकी दी हुई है हमें 0.9 मीटर, मैं भी की बात कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2, दोनों का जी हमें दिया, मोल ऑफ रिजिडिटी 73 इंटू 10⁻9। अच्छा, जे हमने निकालना है, जे क्या होगा इसका, जे इज नथिंग बट जी सर, पाई 46 mm जो। बाय 2c4, यस सर। ठीक है। और सी क्या होता है, रेडियस को कहते हैं ना, डाया को कहते हैं, डा डाया को कहते हैं, नहीं, रेडियस को कहते मेरे हैं। ख्याल से डाया होता है। डाया होता है, नहीं, रेडियस होता है, नहीं, रेडियस ही है सर, ठीक है। रेडियस होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे रेडियस आपको इसका डाया दिया हुआ है 30 mm, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं वैल्यूज चले निकाल लेते हैं इसकी। 30 mm का रेडियस हो गया 0.15 एक्सपोनेंट 3 -3, ये आपके पास हो गया 0.15, नहीं, 15 mm, 15 एक्सपोनेंट -3 स्क्वायर, सॉरी, 15 एक्सपोनेंट 3 पावर -3 पावर 4 इंटू पाई डिवाइड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा। फॉर जे ए बी मैं निकाल रहा हूँ, फॉर जे ए बी दिस वैल्यू इज 3.97 इंटू 10⁻⁻8, प्लस अगर आप दूसरा लिखे टी बी सी तो वो है 400 न्यूटन मीटर, उसकी लेंथ है 0.75 डिवाइड बाय 2, उसका जी सेम है, जे उसका डिफरेंट है, उसका डाया डिफरेंट है, तो 46 mm ज़्यादा डाया, 40 का मतलब है 23, इसका बना 2.2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 300 स्क्वायर इन 2.9 डिवाइडेड बाय
2 into 73 exponent 9 into 3.97 exponent minus 8। तो ये आपके पास बनेगी ये थोड़ी सी इसकी करेक्शन कर लें दूसरे पार्ट में। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उससे गलती हुई है थोड़ी सी। ये टॉर्क है रॉड के अंदर, टॉर्जन रॉड में प्रोड्यूस होगी, ये वो है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो सिर्फ इसमें टॉर्जन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जब इसको भी हम घुमाएंगे तो हमारे पास इसमें ये वाला टॉर्क ऐड होगा। यानी कि आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं कि अगर आप इसको घुमा रहे हैं तो इसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 300 है। इस टॉर्क की वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्ट ऊपर फिक्स तो नहीं है ना। लेकिन चूंकि ये टॉर्क इसको भी रोटेट कर रहा है, आप गौर करें ना, ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो 300 प्लस 400 होगा। अगर ये यहाँ से फ्री होता तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। इसको टॉर्क देंगे तो इस रॉड में जो टॉर्क आएगा वो दोनों का, इसका और इसके एडिशन होगी, जबकि इसमें जो टॉर्क आएगा वो सिर्फ इसके ऊपर वाला टॉर्क होगा, क्योंकि ये वाला टॉर्क इसको टॉर्जन नहीं दे सकता क्योंकि ऊपर डिस्क फ्री है, ठीक है। एक ये बस ये फर्क आपने डालना है कि यहाँ पे इसको 700 लिखना है, ठीक। और दूसरी करेक्शन मैं कह रहा हूँ कि ये जिस पे अप्लाई टॉर्क है, आपने वो टॉर्क लिखना है जो उस रॉड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर तो उस रॉड के साथ एक ही डिस्क लगी है तो उतना ही टॉर्क उस पे रॉड भी आएगा। अगर उसका दो इसके अंदर जब आप इसको टॉर्क अप्लाई करेंगे तो वो इसको भी टॉर्जन प्रोड्यूस करेगा और इसको भी टॉर्जन प्रोड्यूस करेगा। तो और चूंकि ये वाला जो है वो इसमें प्रोड्यूस करे, लेकिन ये वाला जो टॉर्क है ये सिर्फ इसमें कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, तो यहाँ पे दोनों टॉर्क जो है वो ऐड करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो दोबारा से एक बार कर देते हैं। सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई है, ये निकालना है, ये आंसर थोड़ा सा गलत है। ये वैल्यू बनती है 7.95 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा 300 स्क्वायर इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 73 एक्सपोनेंट 9 इंटू 7.99 0.95 बनेगा 6.97। ये पहली फिगर होगा, दूसरी का भी हम कर लेते हैं। 700 स्क्वायर इंटू 0.75 divided by 2 into 73 exponent 9 into 2.2 exponent minus 7।
ये भी गलत आ गया, ठहरे एक सेकंड। 23 एक्सपोनेंट -3 700 है। ओके, 700 स्क्वायर इंटू 0.75 divided by into 73 exponent 9 into plus 11.44 plus 6 point ये आपके पास बनेगा 18.4 जूल्स। ठीक है, ये टोटल स्टेट एनर्जी है इस स्लॉट के अंदर। ठीक है, जस्ट लास्ट न्यूमेरिकल है इस कोर्स का, और जो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास दैट इज 11.36। ठीक है, ओके, ये आपके पास है। इसमें थोड़ी सी थ्योरी हम पिछली वाली इस्तेमाल करेंगे। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन अ मशीन कंपोनेंट मेड ऑफ ब्रास इज शोन। गौर करें तो ये जो हमने एक एलिमेंट 3D एलिमेंट लिया है, इसके अंदर हमें सिग्मा एक्स भी पता है, सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स है आपके पास, ये सिग्मा वाई है, ये टाउ एक्स वाई है। ठीक है, और सिग्मा जेड भी यहाँ पे दिया हुआ है। यूजिंग द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया डिटरमिन द रेंज ऑफ सिग्मा जेड फॉर विच यील्ड डज नॉट। तो हमने सिग्मा जेड की रेंज निकालनी है फॉर विच यील्ड डज नॉट अकर। इसके लिए हमने जो क्राइटेरिया यूज करना है वो क्या यूज करना है? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरियन, it says that sigma y square equals to 1 by 2 into sigma a square minus sigma b, ये 1 by 2 कॉमन है, सिग्मा a माइनस सिग्मा b होल स्क्वायर प्लस सिग्मा b माइनस सिग्मा c होल स्क्वायर प्लस सिग्मा c माइनस सिग्मा a होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा y स्क्वायर। और ये हम अभी ठीक है, ये हमने पहले जो ये तो खैर उसके साथ है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी के साथ है, ये हमने पहले क्राइटेरिया स्टडी किया था ये वाला। ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेस के साथ है। ठीक है, हमें यील्ड स्ट्रेस दी हुई है, ये यील्ड स्ट्रेस के साथ है, लेकिन हमें पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के लिए हमें रिलेशन आपने हमने पढ़ा हुआ है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है।
ये नेसेसरीली इस न्यूमेरिक इन्होंने वैसे बुक में ही दिया हुआ है, इसका इससे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है एज सच इस न्यूमेरिकल का, लेकिन चूंकि बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस लिहाज से ये करवा रहा हूँ, वरना इसमें एनर्जीज का इन्होंने कुछ यूज नहीं किया हुआ। बहरहाल आप वैल्यूज पुट करें, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमें तीनों नोन है। सिग्मा एक्स जो है वो 100 मेगा पास्कल है, जो सिग्मा वाई है वो 20 मेगा पास्कल शियर स्ट्रेस है वो, तो हमारे पास दोनों स्ट्रेस आ जाएंगी। सिग्मा ए जो मैक्सिमम है वो आएगी 145 मेगा पास्कल, और सिग्मा बी है जो कि मिनिमम है वो आएगी -25 मेगा पास्कल। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पुट करें इस क्राइटेरिया में, तो सिग्मा वाई हमें गिवन है वो 160, क्योंकि सारी मेगा पास्कल में इसलिए मैं वो उसकी पावर नहीं लिख रहा, इज इक्वल्स टू 1/2 sigma A is 145 minus -25 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिग्मा बी हमारे पास है -25 माइनस सिग्मा सी हमें नहीं पता, थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, प्लस सिग्मा सी माइनस 145 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो अननोन है वो सिग्मा सी है, तो आपने करना ये है कि इसको सॉल्व करना है और इसमें सिग्मा सी की इक्वेशन निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या बनेगा, मैं आपको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 160 स्क्वायर ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको 1 स्क्वायर रहने देता हूँ, या इसको 2 का मैं मान ले जाऊँ तो 2 इंटू 160 स्क्वायर, इसको यहाँ रहने देते हैं। इसको अगर आप 145 प्लस 25 इसको 170 स्क्वायर कर दें, ठीक है, ये आप कर दें माइनस सिग्मा सी -25 स्क्वायर प्लस सिग्मा सी -145 स्क्वायर। इनको एक तरफ रहने दो, इसको वहां ले जाएं, तो अगर मैं इसको 2 इंटू 160 स्क्वायर -170 स्क्वायर, ये बनेगा 22,300, या इसको आप राइट साइड पे लिख लें, इसको मैं स्क्वायर से खोलूँ तो बनेगा सिग्मा सी स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 625, इसको खोल रहा हूँ इस वाले को, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 50 सिग्मा सी, अगर मैं इसको भी खोल लूँ साथ से तो ये बनेगा प्लस सिग्मा सी स्क्वायर प्लस इसको 145 स्क्वायर लिख लेते हैं 21025 माइनस 290 सिग्मा सी इक्वल्स टू 2 इंटू 160 स्क्वायर -170 स्क्वायर =300, ठीक है। तो सिग्मा सी और ये सिग्मा सी को आप ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 51 सिग्मा सी स्क्वायर, और नहीं सॉरी 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 सॉरी, सिग्मा सी स्क्वायर इज 2 सिग्मा सी स्क्वायर, और सिग्मा सी की टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो ये बनेगी -240 सिग्मा सी, और अगर आप सारों को ऐड कर दें 625 प्लस 21025, और इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले जाऊँ -22300, दैट इज -650 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गई
इक्वेशन यहाँ से डेफिनेटली चुकी है। अच्छा, अब आप चूंकि एलिमेंट को आप रोटेट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो सिग्मा जेड कैन बी टेकन एज सिग्मा सी, यानी कि थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस है। देखिए रोटेशन आप अबाउट दिस कर रहे हैं, ठीक है, सिग्मा रिलेशन में ये वाला यूज किया ना, ए और बी वाला, तो हम जेड की डायरेक्शन को रोटेट नहीं करें, जेड डायरेक्शन में रोटेट नहीं करें, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा जेड। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा जेड की दो वैल्यूज आएंगी, एक -2.65 मेगा पास्कल और एक आपके पास आएगी, इसको 1 और 2 कह लें, एक आपके पास आएगी 122.6 मेगा पास्कल। इसका मतलब ये है कि आपका मटेरियल, अगर आपकी जो ये सारी स्ट्रेसेस की स्ट्रेस हो, तो आपकी सिग्मा जेड की वैल्यू होगी ग्रेटर देन -2.65 और लेस देन होगी 122.6। ये डिसऑर्डरली क्राइटेरिया यूज करके हमने थर्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकाली है, थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाली। सो ये हमारे पास इस जो है वो सब्जेक्ट का एंड हो गया, ठीक है। सॉरी हमने ये मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी क्राइटेरिया लगाया है, जी, ये कोई और तरह का नहीं था जो हमने पढ़ा था। नहीं, ये हमने पढ़ा है पहले, जब हमने फेलियर थ्योरीज पढ़ी थी ना, आपको याद है हमने उसी ये में वहां सर पे पढ़ा पढ़ा था वो सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए सिग्मा बी प्लस सिग्मा बी स्क्वायर, इस तरह का नहीं था वो फार्मूला। एक सेकंड में देखने में।